हम देख रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंदर हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने उसकी सामान्य स्थिति और उसके आसपास पड़ोसी देशों के बारे में हमने देखा था, चर्चा की थी। तो चलिए आज अपन देखते हैं इसके अन्य फैक्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की हुई है कि हमारा जो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी, पश्चिमी, ये हमने बिंदुओं की चर्चा की। उसी के साथ आपको बता दिया जाए कि इसका जो हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है उसे भी हमने नोट किया था। अब उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हमारे पास में एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जरा, ये हमारे पास में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो इसी बीच आपको एक और नाम भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने ग्लोब के ऊपर जो ग्लोब बनाया गया उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहते हैं, और उन्हीं में से कुछ अक्षांशों को स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के बारे में तो हमारी चर्चा हो गई थी कि वो तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के दक्षिण से गुजरती है। अब उसके अलावा एक और रेखा थी भी जिसका नाम है कर्क रेखा, और एक है हमारे पास में मकर रेखा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये 3 जो है मुख्य अक्षांश बनते हैं। तो जो हमारे पास में कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा किसे कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यानी 23 और 24 के बीच में वो गुजरेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री से भारत की शुरुआत हो रही है और 37 डिग्री तक भारत जा रहा है। इसका मतलब 8 के बाद में 10, 20, 30 आएगा, तो उसी बीच में कहीं ना कहीं 23 भी आएगा। तो चलिए इस बात को नोट कीजिए और ध्यान रखिएगा कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसका नाम कर्क रेखा है, भी क्या नाम है उसका, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। इसका जो मान है वो कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश है, और यहाँ से होकर के ये एक जो है रेखा गुजरती है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कर्क रेखा का मतलब क्या है, क्या मीन्स रहेंगे कर्क रेखा के। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, क्या इसका कोई पॉजिटिव फैक्ट है या कुछ नेगेटिव भी है। तो चलिए उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी है, वो क्या है, कुछ झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी है, झुकी हुई है। यदि वो सीधी खड़ी होती तो सूरज की किरणें हमेशा 0 डिग्री पर ही पड़ती, लेकिन वो थोड़ी टेढ़ी होने की वजह से, झुकी हुई होने की वजह से अब सूरज की जो किरणें हैं वो कभी तो 0 डिग्री पर आती हैं सीधी, कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक जाती हैं, तो कभी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश तक उसकी किरणें जो हैं वो चली जाती हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिएगा, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं तब उत्तरी गोलार्ध, अब नया शब्द आया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, 0 डिग्री के उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है। तो तब उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, सामान्य भाषा में कहें तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। जब सूरज मकर रेखा पे चला जाता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो तब यहाँ पर यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है, और इस समय मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो जब मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी तो उस समय कर्क रेखा पर शीत ऋतु आएगी, और जब कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी तब मकर रेखा पर क्या आएगी, शीत ऋतु आएगी। क्लियर है, इस प्रकार से हमें समझना है। तो अब हम इसका टाइम डिसाइड करते हैं कि वो समय कौन सा है जब सूरज कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसे हम कहते हैं लंबवत चमकता है। तो देखिए जरा, 0 डिग्री पर अगर सूरज आएगा तो जैसे मानते हैं कि देखो कि भी 21 मार्च को सूरज कहाँ पे आया, 0 डिग्री पर। मार्च के बाद में मार्च, अप्रैल, मई और 21 जून को सूरज चला गया कहाँ पे,
कर्क रेखा पे। जून के महीने में आपने देखा है, आप सब भारत में रहते हैं, जून के महीने में आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय सूरज कहाँ पे है, कर्क रेखा पे है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। फिर आगे चलते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त छोड़ करके क्या आ जाएगा, सितंबर। ठीक है, तो 23 सितंबर को सूरज वापस कहाँ चला गया, अभी भूमध्य रेखा पर आ गया। अक्टूबर, नवंबर को छोड़ करके दिसंबर, 22 दिसंबर को सूरज जो है वो कहाँ चला गया, 22 दिसंबर को सूरज चला गया मकर रेखा पे। और दिसंबर महीना अब आने वाला है, नवंबर में आप वीडियोस को देख रहे हैं, आप अगर आगे से पीछे भी देखते होंगे तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि अभी नवंबर मंथ जो है वो चल रहा है। तो नवंबर मंथ चल रहा है, तो दिसंबर आते आते यानी कि अब सर्दियां जो है वो पड़ने शुरू हो चुकी हैं, जो शीत ऋतु है वो आ चुकी है। तो इस प्रकार से दिसंबर के अंदर जाकर के पूरी ठंड हो जाएगी भारत में। क्या हो जाएगी, भारत में ठंड हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के समय, इस समय गर्मी बढ़ रही है, वहाँ गर्मी बढ़ रही है, हमारे पास में सर्दी बढ़ रही है। क्लियर, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, तो इसी को ही कहते हैं दिन बड़े रातें छोटी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ आपको कि भारत में दिन बड़े और रातें छोटी कब होती हैं। दिन लंबे होने चाहिए, रातें छोटी होनी चाहिए। तो ये ऐसा होता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, और इसका मतलब ये हुआ कि जून के महीने में होता है। कब होता है अभी, जून के महीने में। अगर मैं यूँ कहूँ कि भारत के अंदर दिन छोटे हों और रातें लंबी हों, तो ये ऐसा सिस्टम कब होता है, तो ये होता है सर्दियों के अंदर, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत कम समय के लिए सूरज निकलता है, और जैसे जैसे दिसंबर आएगा तो उस समय तो बहुत ही कम समय हो जाएगा। दिन में हमें सूरज को बस लगभग हम 8 घंटे के लिए देख पाएंगे, 7.5 घंटे के लिए ही देख पाएंगे। तो इस प्रकार से इसका मतलब दिन छोटा हो गया। ठीक है, तो ये समय भारत में कब होता है, तो भारत में यह समय दिसंबर में आता है। क्लियर, इस प्रकार से। और दिन और रात बराबर कब हो जाते हैं, ये समय है बीच वाला, जब दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर का समय है। ये तो थी हमारे पास में भारत के संदर्भ में दिन रात बड़े छोटे और बराबर होने की कंडीशन। अब हम देखते हैं कि अब कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत में क्या है, राज्य हैं अलग अलग। तो राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बात और देख लीजिए कि ये जो कर्क रेखा मतलब जो सूरज है, सूरज की किरणें हाईएस्ट 23.5 डिग्री उत्तर तक जा सकती हैं और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण तक जा सकती हैं। कहने का मतलब यहाँ उत्तर में नहीं जाएंगी, इसका मतलब उत्तर में लगभग मौसम जो है, जो जलवायु है वो नीचे की अपेक्षा ठंडी रहेगी। जो इस क्षेत्र के ऊपर की जो जलवायु है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये हमारी जो जलवायु है, ये जलवायु इसकी अपेक्षा जो है वो कैसी रहेगी, भी ठंडी रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा के नीचे का जो पोर्शन है इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं इसे, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण क्या बन गया, उप प्लस उष्ण। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यहाँ पे वनस्पति जो होगी वो इसी प्रकार की होगी, भी उष्ण कटिबंधीय वनस्पति होगी यहाँ पे। तो बहुत तरीके की यहाँ पे वनस्पतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये इसका कुछ फैक्ट है जो हमें इसका फायदा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे कि ये जो कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, रामजा के 6 बंगु मित्र भी, क्या, रामजा के 6 बंगु मित्र, 6 बंगु मित्र। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये जो है 8 राज्य है भी। ये यहाँ से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले देखिएगा गुजरात, गुजरात के बाद में नाम आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आता है कौन, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में कौन आता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। क्लियर है, इस प्रकार से ये हमारे पास में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़,
बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 8 राज्य हो चुके हैं। इनका क्रम याद करना है तो क्रम अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। मानचित्र आपको याद होना चाहिए, तो आप क्रम अपने आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा पर पश्चिम में आएगा, या पहले आएगा या बाद में आएगा। इस प्रकार से हमसे एक साधारण सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम हमारे पास में आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ये तो थी हमारे पास में कर्क रेखा, और कर्क रेखा से संबंधित हमने बात भी यहाँ पर डिस्कस कर ली कि इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं, कभी रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं देशांतर से संबंधित। किसकी बात करते हैं? देशांतर से संबंधित जो हमारा विस्तार था वो क्या था? यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट में, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर है, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 97 डिग्री और 25 मिनट कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से भारत जो है इन देशांतरों के बीच में स्थित है। अब देशांतरों का काम क्या है अभी? तो देशांतरों का काम समझने के लिए एक बात ध्यान रखना कि हम जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो देशांतर है वो 360 देशांतर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे गए हैं। ये देशांतर कितने हैं अभी? 360 देशांतर हैं। इनमें जो बीच वाला देशांतर है उसे हम 0 डिग्री देशांतर का नाम देते हैं। इस तरफ क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे जो है वो है 180 डिग्री देशांतर। क्या है अभी? 180 डिग्री देशांतर। इसके जस्ट विपरीत एक बॉल है, फुटबॉल है, अगर मैं आगे की तरफ लाइन खींचूं तो वो 0 डिग्री होगी, उसके जस्ट पीछे खींचूं तो उसे मैं क्या कहूँगा? 180 डिग्री देशांतर कहूँगा। कैसे? मतलब 180 कैसे बनेगा? तो देखिएगा जरा, इस 0 के बाद में अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो 1 2 3 ऐसे करते करते कितने तक जाएंगे? 179 तक जाएंगे इस तरफ से, और इधर जाएं तो इधर से भी एक काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 ऐसे करते हुए काउंटिंग शुरू होगी। इसीलिए दोनों तरफ से होते हुए 180 और 180 कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना आपने कि इसमें 0 डिग्री के जस्ट विपरीत कितना है? 180 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या रखा गया? तो नाम रखा गया अभी ग्रीनविच रेखा। क्या नाम रखा गया? ग्रीनविच रेखा। और 180 डिग्री का नाम रखा गया क्या अभी? इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कब घोषित किया गया इसको? 1884 के अंदर इसको घोषित किया गया। ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इसे क्या कहते हैं अभी? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इसके आधार पर मतलब समय डिसाइड किया जाता है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके आधार पर तिथि डिसाइड की जाती है। कैसे? अब थोड़ा समझिएगा इसको। यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री देशांतर लंदन से होकर के गुजरता है। लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में स्थित है। अब है क्या अभी? अब भारत तो बैठा है कहाँ पर? तो भारत तो अभी आपने देखा था 68 से लेकर के 97 के बीच में था। भारत कहाँ पे था? 68 से लेकर के 97 के बीच में था। तो इसीलिए अब भारत में तो सूरज जो उदय होता है, वो तो पहले हो जाता है। भारत में सूर्योदय कब होता है? पहले हो जाएगा। लंदन में बाद में होगा। तो अब क्या किया गया कि भी अब इसके आधार पर देखा गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? हर देश को अपना अपना एक समय जो है डिसाइड करने के लिए एक मानक देशांतर की आवश्यकता होगी। जैसे पूरे विश्व का समय डिसाइड करना है तो इस ग्रीनविच रेखा का जो है मानक लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा जरा कि पूरे देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। देशांतर कितने हमारे पास में भी? 360 देशांतर है। अब 360 देशांतरों को सूरज का चक्कर लगाना है। ये सूरज का चक्कर लगाना है। जैसे 0 डिग्री सूरज के सामने आई तो दोबारा से जब पृथ्वी घूम करके वही 0 डिग्री सूरज के सामने आएगी तो कितना समय हो जाएगा? तब तक कितना समय हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएगा। कितना?
24 घंटे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना रोटेशन करती है, कितना रोटेशन करती है, 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो फिर 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी, 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी, तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, ये हमारे पास बनेगा कितना, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है पृथ्वी। कितना घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। अपने अक्ष पर घूमने को हम रोटेशन कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 15 मिनट घूमने के लिए कितना समय लगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट लगे। पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट का समय लगता है। तो फिर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 60/15, तो ये हो गया कितना भी, 4 मिनट का समय। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। अब इस बात को लेकर के अपने को चलना है कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है, और इस प्रकार से हम भारत जो है वो उससे लगभग 80 डिग्री पूर्व में बैठा है। अगर हम बीच में देखें, यहाँ भारत की अगर हम बीच में देखें, यहाँ 70 है, यहाँ 100 है, तो बीच में अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास कितना 85 के आसपास बनता है कि 85 डिग्री जो देशांतर है वो हमारे बीचों बीच से गुजरता है। तो इस हिसाब से 85 को यदि हम मान करके चलें तो आप खुद आइडिया लगाइए कि 0 डिग्री से हम कितना पूर्व में हैं, 85 डिग्री। तो हमारे पास में सूरज कब उदय हुआ होगा, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 85 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान रखेंगे 85 × 4, ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 5 = 20 और 8 × 4 = 32 और 34। इसको 60 से भाग देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 6 × 5 = 30, 5 घंटे और 40 मिनट। कितना भी, 5 घंटे 40 मिनट। तो भारत का जो समय है, भारत में जो सूरज उदय हो रहा है, ये तो लंदन से 5 घंटे 40 मिनट पहले ही उदय हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, हम ऐसा तो मान नहीं सकते कि भी लंदन में अगर सुबह 7 बजे सूरज उदय हो रहा है तो उसी समय हमारे यहाँ पे भी 7 बज रहे हैं, ऐसा नहीं मान सकते। क्योंकि जिस समय लंदन में 7 बजते हैं उस समय आप ये मान के चलो कि हमारे यहाँ पे 12:30 का टाइम हो जाता है, यानी दोपहर हो जाती है हमारे यहाँ पे। इसीलिए क्या किया गया कि प्रत्येक देश को उसका एक मानक समय रेखा निर्धारित करने के लिए कहा गया। क्लियर। तो अब आप समझिएगा कि देशांतर किस काम आते हैं। देशांतर आते हैं समय बताने के काम में। किस काम आते हैं, समय बताने के काम आते हैं। तो उसके लिए प्रत्येक देश का एक अपना मानक समय रेखा होती है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो कौन सी है, तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री। कौन सी है अभी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा हम इसे कहते हैं। हमारी घड़ियों में जो भी टाइम डिसाइड किया जाता है वो इसी के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर सूरज कब उदय होता दिख रहा है, वही यहाँ पर माना जाएगा कि उतने बजे ही यहाँ सूरज उदय हो रहा है और उतने बजे ही यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का फासला है। कितना फासला है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री यहाँ पर सूरज उदय होगा तो इसके कितने समय बाद यहाँ सूरज उदय होता दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा सूरज उदय होता हुआ दिखाई देगा हमें 120 मिनट बाद, यानी कि 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ जब सूर्य उदय हो गया ना तो इसके 2 घंटे बाद यहाँ सूरज उदय होगा। लेकिन फिर भी हमने अपनी एक मानक समय रेखा बनाई और इस मानक समय रेखा के आधार पर हमने टाइम डिसाइड किया कि अगर यहाँ पर सूरज 7 बजे उदय हो रहा है तो यही माना जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी 7 बजे सूर्य उदय हुआ है और गुजरात में भी 7 बजे उदय हुआ है। क्लियर। तो इसलिए हमें एक मानक समय रेखा की आवश्यकता होती है। तो हमारी मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी भी, पूर्वी देशांतर। क्या नाम है, भारतीय मानक समय रेखा है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी गांव से होकर के यह गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भी, नैनी गांव से। ध्यान रखेंगे
नैनी, मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से होकर गुजरती है। दोबारा देखिएगा, लिख लेना आप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मिर्जापुर तहसील का नैनी गांव, ठीक है। यानी नैनी गांव, तहसील कौन सी? मिर्जापुर, जिला कौन सा? प्रयागराज, और राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश से होकर के यह गुजरती है। जैसे 0 डिग्री के बारे में पूछा जाए तो वह लंदन से होकर के गुजरती है। लंदन कहाँ पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड की राजधानी। इंग्लैंड कहाँ पे? यूरोप के अंदर आता है। क्लियर? इस प्रकार से। इसके अलावा ये कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश है। कौन सा भी? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 82.5 डिग्री, एक हमारे पास में मुख्य देशांतर है जिसे आपने याद करना है, एक हमारे पास में मुख्य अक्षांश है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अक्षांशों का काम क्या है? ऋतु परिवर्तन के बारे में बताना, और देशांतरों का काम क्या है? समय को बताना। और दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोनों का संयुक्त रूप से काम क्या है? स्थिति निर्धारित करना। किसी जगह का स्थान को निर्धारित करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अक्षांश देशांतर होते हैं। वो राज्य ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की थोड़ी सी सीमा टच करती है इसलिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं भी, ठीक है। बाय मिस्टेक हो जाता है, चलिए। अब देखिए जरा, ये हमारे पास में सभी राज्य आ चुके हैं। तो मैंने आपको कल भी ये मैप दिखाया था। आई होप कि आपने इसको याद कर लिया होगा कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो चलिए आज अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं राज्यों के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सीमाएँ हैं वो कितने प्रकार की सीमाएँ हैं भारत की। भारत के राज्य 28 राज्य हैं हमारे पास में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 29वां राज्य कहाँ गया? तो हमने कल उसको जो है किया था। अब देखिए जरा, 28 राज्यों में से कुछ राज्य जो है वो तो है सीमावर्ती। कुछ राज्य कैसे हैं भी? सीमावर्ती राज्य हैं। और कुछ राज्य है हमारे पास में मध्यवर्ती राज्य। कैसे हैं भी? मध्यवर्ती राज्य हैं। अब सीमावर्ती जो राज्य हैं वो कितने हैं? तो वो रहेंगे 23 राज्य सीमावर्ती हैं और मध्यवर्ती राज्य कितने हैं? 5। क्लियर? इसके बाद में देखिएगा, सीमाएं जो हैं भारत की वो 2 प्रकार की हैं। एक हमारे पास में स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, और एक हमारे पास में जो है वो जलीय सीमा है। कौन सी है भी? जलीय सीमा है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं आप, चलते रहिएगा। तो स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। इस पर हमें अलग अलग राष्ट्र देश देखने को मिलेंगे। और जलीय सीमा को क्या कहते हैं भी? तटीय सीमा कहते हैं। तटीय सीमा, तट है यानी यहाँ पर हमें कोई देश नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसकी अगर लंबाई की बात करूं तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है अभी? 15,200 किलोमीटर। और यहाँ पर कितनी है? 6100 किलोमीटर हमारी ये लंबाई है। अब इसके बाद देखिए जरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने राज्य आते हैं भी। टोटल 23 राज्य हैं जो ये दोनोदोनों बनाएंगे। तो 16 राज्य हमारे पास यहाँ पर आते हैं स्थलीय सीमा पर, और 9 राज्य हमारे पास में जलीय सीमा बनाने वाले आते हैं, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य आते हैं। अब अगर इनको कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये संख्या हो चुकी है कितनी भी? 25। कितनी हो चुकी है ये? 25। लेकिन सीमावर्ती राज्य कितने थे? 23। तो ये 2 राज्यों के नाम एक्स्ट्रा काउंट हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, इधर से है हमारे पास में गुजरात और इधर से है वेस्ट बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है। इसीलिए जब हम इधर से काउंट करेंगे तो इधर 16 बन जाएंगे गुजरात और पश्चिम बंगाल को मिला करके। जब हम इधर से काउंट करेंगे तो देखिए जरा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे पास में 9 राज्य यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुजरात और पश्चिम बंगाल
तट पर भी गिने गए और स्थल पर भी गिने गए, इसलिए कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास में 2 अत्यधिक निकल गए ऊपर। अब इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती जो हमारे पास में ये है कौन सा भी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश हमें कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें मिलेंगे मध्यवर्ती बीच में, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें मिलेंगे कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें मिलेंगे कहाँ पर, तटीय सीमा पर, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें मिलेंगे कहाँ पर भी, समुद्र में। कहाँ मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे। क्लियर। कौन कौन से, यहाँ देखिए यहाँ पर मध्यवर्ती बीच में कौन सा आ गया, चंडीगढ़ और दिल्ली। यहाँ पे कौन सा है अभी, चंडीगढ़ और दिल्ली जो है ये बीच में आ गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तटीय सीमा पर कौन कौन सी है, तो तटीय सीमा पर देखिए दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव ये हो गया दादरा नागर हवेली। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, पहले ये अलग अलग थे दोनों। और एक कौन सा रह गया फिर, पुडुचेरी भी। कौन सा भी, पुडुचेरी। तो ये हमारे पास में 2 केंद्र शासित प्रदेश तट पे हैं, पुडुचेरी, पौंडुचेरी, और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ दादरा नागर हवेली, दमन दीव, ये दोनों हमारे पास में तट पर हो गए। क्लियर इधर से। और फिर ये कौन से रह गए भी, समुद्र में जो 2 है वो कौन से हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर से लक्षद्वीप समूह भी। ठीक है, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 है समुद्र में, 2 तट पर, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और 2 मध्यवर्ती। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये बड़ा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है इस बार, है ना। तो इस प्रकार से आपने इसको ध्यान रखना है। बाकी हमने इस पर देख लिया है कौन कौन से राज्य आते हैं, बस इतना कष्ट आपको करना है, उन राज्यों के बारे में आपको देखना है। मानचित्र को अच्छे तरीके से ले लीजिए, एक आधा मानचित्र ले लो और उसे भर करके याद करो। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत के इस 8 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है अभी, 8 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और इसकी अगर शुरुआत देखी जाए तो इसकी शुरुआत होती है 6 डिग्री से। कहाँ से शुरुआत होती है अभी, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से इसकी शुरुआत होती है। तो इस वजह से भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो कहलाएगा कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु कौन सा कहलाएगा, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा कहलाएगा भी, इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्लियर। दक्षिणी बिंदु कौन सा, कन्याकुमारी, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में दक्षिणतम बिंदु बन जाता है। और इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा है, वो मुख्य भूमि के तटीय सीमा तो है 6100 किलोमीटर, और उसी के साथ में अगर हम द्वीपों की तटीय सीमा को भी मिला लेते हैं 1416.6 किलोमीटर, तो ये हमारे पास बन जाता है कितना भी, 7516.6 किलोमीटर बन जाता है। तो इस प्रकार से अब आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास में कंप्लीट आंकड़े हो चुके हैं इसके। और इसके बाद हम भारत के अंदर उतर करके देखेंगे उसके फिजिकल पोर्शन को। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।